हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की यूपी बोर्ड की भूगोल में जिसका पृथ्वी और हमारा जीवन जिसका पाठ 5 मानचित्रण इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मानचित्र क्या होता है? यह सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। और हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, कस्बों, रेलों, समुद्रों, द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र तथा ग्लोब के माध्यम से करते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम पृथ्वी से मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। तो जिसके लिए हम पृथ्वी तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप और महासागर दिखाए जाते हैं, जो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं। इसलिए ग्लोब में से हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं, जिस पर हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। अब हम देखेंगे मानचित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी है। मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाए और ले जाए सकते हैं। भूमि, सड़कें, रेल, कस्बों और गांवों को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्रों में अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इसमें जो जानकारी चाहिए हमें उसे दिखा सकते हैं। मानचित्र के प्रकार। अब मानचित्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे कि पर्वत, माउंटेन्स, पठार, प्लेट्यूज, मैदान, प्लेन्स, रिवर, महासागर, ओशियंस आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनैतिक मानचित्र जिसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर भूराजस्व मानचित्र। तो भूराजस्व मानचित्र क्या होता है? इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, जैसे कोई जमीन है, कोई भूमि है, उसको जब हम बंटवारा करते हैं तो उस समय जो मानचित्र यूज किया जाता है वह कौन सा होता है? भूराजस्व मानचित्र। सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है और स्कूल है, ऑफिस है, तो इन सभी को जो हम मानचित्र पे दर्शाते हैं, जिस मानचित्र पे, उसको क्या कहते हैं? भूराजस्व मानचित्र। गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास भी हो सकता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास आपको एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने का फीस जमा कर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो एटलस क्या होता है? जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। अब हम देखेंगे दिशाएं।
दिशाएं यानी कौन कौन सी दिशाएं हैं हमारे यहाँ? 4 दिशाएं होती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो। और पहले क्या करते थे लोग? उगते सूरज और अस्त होता हुआ सूरज को ही देखकर दिशाओं की पहचान करते थे। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नाव और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए वह सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। रात के समय लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम कर लेते थे और यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। इसकी मदद से ही वे बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र, जिसे हम कॉम्पास कहते हैं, इसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। दिक्सूचक यंत्र, यहाँ पे इसका चित्र दर्शाया गया है, ये है। और इसकी सहायता से जो हम क्या करते हैं, दिशाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पास यानी दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। तो कौन सी दिशा में जाकर रुकती है? उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकती है। मानचित्र में तीर एरो द्वारा दर्शाई जाती है। जो एरो द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर है, यह जो ऊपर का भाग है यह हमारा नॉर्थ हो गया यानी उत्तर, यह दक्षिण हो गया यानी साउथ, ये हमारा क्या हो गया? पूरब और यानी ईस्ट, और दिस इज वेस्ट यानी पश्चिम। और ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। इधर के साइड वाला क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। और ये जो डायरेक्शन है स्लैंटिंग, इसे क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, एंड दिस इज साउथ ईस्ट। मानचित्रों में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं, जो कि उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात जो है वह वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल को बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। एक छोटी दूरी जो है स्थल की बड़ी दूरी को भी प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है, यानी पैमाना या मापक, जिसको हम स्केल कहते हैं। यह क्या होती है? पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ हुआ कि यह मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। और अब आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक मापक का इस अभ्यास करने के लिए एक एग्जाम्पल भी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक मानचित्र का मापक है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर।
यदि मानचित्र में दो स्थानों क और ख के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों की वास्तविक दूरी कितनी होगी? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर का 100 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का कितना होगा? 500 किलोमीटर। अब हम देखेंगे इसके आगे का भाग, मानचित्र में संकेतों प्रतीक का प्रयोग। जैसा कि हम मानचित्र देखते हैं उसमें कई तरह से इस तरह से संकेत देखने को मिलती है। तो जैसे रेलवे लाइन, सड़कें, पक्की कच्ची, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, नदी, कुआं, तालाब, पुल, तो इनको भी हम अपने मानचित्र में प्रतीकों की सहायता से दर्शा सकते हैं। हम मानचित्र में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप में हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे कि भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटी, पठार। इसीलिए हम इनको मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे? संकेतों, अक्षरों, छायाओं और रंग, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग करके। और ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? रूढ़ प्रतीक। कुछ रूढ़ प्रतीक नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर इस बॉक्स में दिया हुआ है कि हमें रेलवे लाइन, सड़कें, नदी, मंदिर, पोस्ट ऑफिस, बस्ती, पेड़, घास, इनको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं, किस रंग में दर्शा सकते हैं मानचित्र में। इसके बाद हम पढ़ेंगे योजना यानी खाका, जिसको प्लान कहते हैं। कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है। किसी भी एक छोटे स्थान को हमें बहुत उसे विस्तारित रूप में दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ती है, यानी हमें एक प्लान बनाना पड़ता है। यह योजना किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे कि किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। रूपरेखा बनाना यानी स्केच। अब स्केच क्या होती है? यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया गया है तो हम इससे निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक रूपरेखा यानी स्केच खींचकर बता सकते हैं। आइए ऐसी ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज के ऊपर की ओर हो। जैसे कि एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मोहन ने श्याम को अपने घर जन्म दिवस पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम कभी नहीं गया था। तो मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिने ओर मुड़कर मुख्य सड़क पर आ जाओ। फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा और मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी ही दूरी पर मकानों की कतार मिलेगी और यहीं पर एक चौराहा मिलेगा। वहां से तुम बाएं मुड़कर आ जाओगे और एक बाजार मिलेगा और मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर बाएं की तरफ है। देखिए जिस तरह से इसने बताया था, यह विद्यालय हुआ। इसकी उत्तरी गेट से बाहर आने पर दाहिने मुड़कर और मुख्य सड़क पर आना है
और फिर बाएं मुड़कर कुछ दूर चलेंगे तो यहाँ एक क्या मिला, मंदिर मिला। और मंदिर के आगे बढ़ते ही थोड़ी दूरों पर मकानों की श्रृंखला जो है कतार मिल जाएंगी। और फिर क्या होगा, यहाँ पे चौराहा आएगा और चौराहा से जैसे ही वो आगे मुड़ेगा बाएं तो उसे एक बाजार मिलेगा और बाजार के दूसरे छोर पर दाएं की तरफ मोहन का घर है। तो ये हम एक कह सकते हैं रफली हम तैयार करते हैं। और किसी को भी अगर हमें बताना होता है कि जब वह किसी स्थान कोई नए स्थान पर हम जाते हैं तो इस तरह से हम एक रूपरेखा यानी स्केच की सहायता से वहाँ पहुँच सकते हैं। मानचित्र का अध्ययन कैसे करें? अब हम मानचित्र तो बनाना सीख लिए, अब हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे? एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी आवश्यक है। सही दूरी होना बहुत आवश्यक है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें स्थितियों की जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं और इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञात होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना मापक रेखा दिया रहता है और यह दो स्थान के बीच की दूरी की माप में सहायता करती है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाना द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मानचित्र में प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है और इन संकेतों की समझ के लिए ही मानचित्र अध्ययन आवश्यक हो जाता है। सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग, इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः यहाँ पर इसका चित्र भी दिखाया गया है। किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थिति किसी उपग्रह, वायुयान या गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों यानी डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। मतलब बहुत दूर की अगर जानकारी हमें लेनी है तो इसके थ्रू हम किसके द्वारा करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा हम वहाँ की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि किसी उपग्रह की, वायुयान, तो इसमें जो यूज़ किया जाता है उसमें रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन यूज़ किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकत्रित एवं संवित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS कहलाता है। आंकिक मानचित्रण यानी आंकिक का मतलब क्या होता है? डिजिटल। अब डिजिटल मैप क्या कहलाता है? कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्र कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है और इन जानकारियों को संगठित करके ही मानचित्र बनाया जाता है। इस प्रकार बने अंकित मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समय
की जानकारियों को जीआईएस के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार किया जाता है और इस पर हम विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार जो मानचित्र बनता है वह दिए गए स्थान के भूमि उपयोग के समय के साथ आए परिवर्तन को भी दर्शाता है। यानी ये हमने अभी जो पढ़ा या आंकिक मानचित्र जो है, इसमें कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र निर्माण करते हैं और यह जीआईएस द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करता है। इसी तरह हमने आज इस चैप्टर को पढ़ लिया जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मानचित्र का अध्ययन कैसे करेंगे, रिमोट सेंसिंग जैसे हम सैटेलाइट्स, उपग्रह, इनके बारे में जो दूर हैं उस स्थान को भी अगर हमें देखना है, उसके वहाँ से जानकारी प्राप्त करनी है तो हम डिजिटल सिग्नल्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम रूपरेखा बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं और मानचित्र में प्रतीकों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस चीज़ों को हम दर्शाए जा सकते हैं। इसको प्लान क्या होता है, किस तरह से हम प्लान बनाते हैं। कभी छोटे छोटे स्थान को अगर हमें बहुत विस्तार से अगर दर्शाना है तो हम उसके लिए प्लान की सहायता लेते हैं। दूरी को हम किसके द्वारा दिखा सकते हैं, स्केल के द्वारा हम मानचित्र पर दूरी का अनुपात दिखा सकते हैं। दिशाओं के लिए जैसे कि हमने पढ़ा कि कंपास जो है या जिसको दिक्सूचक यंत्र कहते हैं, यह दिशाओं की जानकारी हमें देता है और यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। मानचित्र के प्रकार के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और भूराजस्व मानचित्र। इस तरह से आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया और अगर आपको कोई इसमें परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय।